बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5.6। सर्कुलर मोशन में एक और नई क्वांटिटी हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो लीनियर मोशन के अंदर हमने एक इनर्शिया का वर्ड यूज़ किया था। वो इनर्शिया बेसिकली क्या था, वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यानी कि किसी भी बॉडी की अगर स्टेट चेंज हो रही है, उस स्टेट को चेंज करने में जो चीज़ रेजिस्टेंस होती है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, वो इनर्शिया है। और जाहिर है स्टेट चेंज होने के अंदर जो रेजिस्टेंस आ रही होती है, जो हिंड्रेंस आ रही होती है, वो मास की वजह से आ रही होती है। ठीक है, तो इनर्शिया जो है बेसिकली वो मास ही होता है। ये हमने लीनियर मोशन के अंदर पढ़ा था। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को भी हमने लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दिया था, क्योंकि वो बेसिकली स्टेट के बारे में ही है। ठीक है ना, कि स्टेट कब चेंज होनी है और कब नहीं होनी। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन के अंदर जो चीज स्टेट को चेंज कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है या रेस्ट की स्टेट को चेंज कर रही है, वो मैस तो होगा ही। सॉरी, चेंज नहीं करी, चेंज को अपोज कर रही है, वो मैस तो होगा। साथ साथ जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर उस पॉइंट से, जो भी पार्टिकल, जो पॉइंट ले रहे हैं हम, जो बॉडी ले रहे हैं, उस बॉडी से उस सेंटर तक का जितना डिस्टेंस है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप का ऑब्जेक्ट जो है उसका सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उस वक्त जो है वो इनर्शिया की वैल्यू कुछ और होगी। अगर उसका डिस्टेंस सेंटर से कम है सेम ऑब्जेक्ट का, तो उसके इनर्शिया की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, यानी कि आप समझ लें कि एक में ज़्यादा ऑपोजिशन होगी, एक में कम ऑपोजिशन होगी। एक में आपको स्टेट चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, एक में आपको स्टेट चेंज करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑपोजिशन है स्टेट चेंज करने में, वो सिर्फ मास ऑफर नहीं कर रहा होता, बल्कि उस मास का, उस बॉडी का सेंटर के साथ जो डिस्टेंस होता है वो भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे पास एक क्वांटिटी निकलती है जो एक्चुअली ऑपोजिशन ऑफर कर रही है, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम मैथमेटिकली बेसिकली डिफाइन करेंगे इस आर्टिकल के अंदर कि मैथमेटिकली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ होती है और ये कैसे निकलती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने लगे हैं। आपने एक मास अज्यूम करना है m, जो कि एक मैसलेस रॉड के एंड पर अटैच हुआ है। यानी कि रॉड का जो मास है वो हमने अज्यूम कर लिया कि नहीं है। ठीक है, मास सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का होगा। अब आप ये भी अज्यूम कर लें कि जो इसका पाइवट पॉइंट है, जो इसकी बेयरिंग है, जो कि इसका पाइवट पॉइंट भी होगा जहाँ से ये अटैच है, वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, यानी कि कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगी जब वो मूव करेगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हमने सारी इग्नोर कर दी हैं इसमें। तो जो भी ऑपोजिशन होगी वो अब अम, इनके अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होगी। ठीक है, ऑल राइट। अब आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन अज्यूम कर लिया है जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। अ फोर्स F is acting on the mass perpendicular to the rod and hence this will accelerate the mass according to F equals to ma। अब एक फोर्स हमने अप्लाई की है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स नजर आ रही है। इस पर जब हमने अच्छा एक और चीज, फोर्स जो है वो रेडियस की या जो रॉड है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये डायरेक्शन है ना फोर्स की, और ये जो है रेडियस है। तो ये फोर्स में और इस रॉड में देख लें 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हमने फोर्स अप्लाई की है, ये फोर्स जो है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी और मास m जो है वो मूव करने लगेगा। तो फोर्स का और एक्सेलरेशन का रिलेशन आपको पता है, बाय न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन F इक्वल्स टू एम ई। ठीक है,
अब ये फोर्स अप्लाई की है तो लीनियर मोशन नहीं हो रही बल्कि मास जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एक लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जिसका रिलेशन हमने ये निकाला था, ए टी यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर एल्फा, ठीक है। अब इस ए टी की वैल्यू को हम लगा देते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो F इक्वल्स टू एम आर एल्फा हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, F इक्वल्स टू एम आर एल्फा। As turning effect is produced by the torque, is produced by torque, force आएगा यहाँ पे। It would therefore be better to write the equation of rotation in terms of torque. अब चूंकि ये फोर्स जो है वो टॉर्क जनरेट कर रही है, तो लिहाजा फोर्स की बजाय टॉर्क का वर्ड यूज करना जो है वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फोर्स जो है वो लीनियर मोशन जब तक हम कंसिडर करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब एंगुलर मोशन है तो जाहिर है वो फोर्स जो है वो टॉर्क जनरेट कर रही है, तो इसलिए फोर्स की जगह हमें टॉर्क लाना जो है वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो जो टॉर्क आपको पता है आर एफ होता है। मोमेंट आर्म तो नजर आ रहा है आपको कि 90 डिग्री पर है, तो वो जो साइन थीटा था वो साइन 90 होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आर एफ रह जाएगा आपको। तो इस इक्वेशन को टॉर्क बनाने के लिए आप इस लेफ्ट साइड पर भी आर से मल्टीप्लाई करवा दें और राइट साइड पर भी आर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो लेफ्ट साइड आर एफ हो जाएगी विच इज इक्वल टू टॉर्क, और यहाँ पे एम आर स्क्वायर एल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो टॉ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर एल्फा, ठीक है, which is rotational analog of Newton's second law of motion, F equals to ma। तो लीनियर मोशन के लिए F इक्वल्स टू एम ए होता है, जबकि रोटेशनल मोशन के लिए यही इक्वेशन जो है ये बन जाती है टॉ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर एल्फा। तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये रोटेशनल एनालॉग है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा मैच कर लें तो देखें एफ की जगह टॉ आ गया है, ठीक है। एफ को हमने टॉ से रिप्लेस कर दिया यानी टॉक से रिप्लेस कर दिया। एम ए की जगह जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा आ गया है, और एम की जगह जो है वो अब आपके पास एम आर स्क्वायर आया है इस इक्वेशन में, ठीक है। मैच कर रहे हैं ना। एफ की जगह टॉक, ए की जगह एल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, और एम की जगह जो है वो अब इस एक्सप्रेशन में एम आर स्क्वायर आया है। लिहाजा जो काम लीनियर मोशन में एम कर रहा था वही काम एंगुलर मोशन में अब एम आर स्क्वायर करेगा। तो ये वही बात नहीं होगी जो मैंने बताया था कि इस वक्त जो रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होगा एक्चुअली वो मैस तो होगा, लेकिन उसका जो उसके पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस है वो भी इन्वॉल्व होगा। तो ये देखें, ये पाइवट पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये आर है ना, रॉड की लेंथ के बराबर है ना। तो ये देखें आर की इन्वॉल्वमेंट आ गई, लिहाजा ये जो एम आर स्क्वायर है ये अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली वही काम करता है रोटेशनल मोशन में जो मैस लीनियर मोशन में कर रहा होता है, ठीक है। तो यही बात डिस्कस हुई है। हेयर एफ इज रिप्लेस्ड बाय टॉ, ए बाय ए एल्फा एंड एम बाय एम आर स्क्वायर। द क्वांटिटी एम आर स्क्वायर इज नॉन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। तो इसके लिए जो सिंबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए वो है कैपिटल आई, ठीक है। The moment of inertia plays the same role in angular motion as the mass in linear motion। वही बात जो अभी हमने डिस्कस की थी कि अ, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये बिल्कुल वही काम करता है एंगुलर मोशन में जो मैस लीनियर मोशन में करता है, ठीक है। It may be noted that moment of inertia depends not only on mass m but also on r square, where r is the distance between the body and the pivot point, ठीक है, या center of the circle। तो ये जो था ये हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, ठीक है। अब उसी तरह से कि हमारे पास जाहिर है हमेशा पार्टिकल्स तो नहीं ना होंगे, हमारे पास रिजिड बॉडीज होंगी, ठीक है। अब रिजिड बॉडीज के अंदर बहुत सारी बॉडीज होती हैं। एक रिजिड बॉडी अगर कंसिडर कर लें तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है।
तो अब रिजिड बॉडी के लिए किस तरह से हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अब हम वो देखने लगे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक रिजिड बॉडी अज्यूम कर लिया है जिसके अंदर मास कंसंट्रेशन है, डिफरेंट मास कंसंट्रेशन है, यानी कि कहीं मास m1। अब इसमें जो है ना, आपने अज्यूम कर लेने हैं कुछ पॉइंट्स जिनके थ्रू हमने कैलकुलेशन करनी है। वैसे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी, ठीक है, यानी कि हर मास का जो भी आप सेंटर लेंगे रिजिड बॉडी का, उससे डिफरेंट डिस्टेंस होगा, तो हम कहते हैं मास कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमने अज्यूम कर लिए हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ मैसेस या कुछ मैस पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस सॉरी अज्यूम कर लिए हैं, जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है ना मैसेस की, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट्स हमने लिए हैं। तो सपोज दिस इज m1, ये m2, m3 एंड सो ऑन। ठीक है, चार मैसेज इधर लिए हुए हैं m4 तक। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो पाइवट पॉइंट्स इनके डिस्टेंसेस हैं, उनको हमने r1, r2, r3 और r4 कह दिया है। ठीक है, अब इस रिजिड बॉडी के अंदर ये जो मैसेज हमने लिए हैं, सपोज जो टोटल मैसेज हैं, हमने तो यहाँ चार बनाए हैं ना, वैसे टोटल नंबर ऑफ मैसेज जो हैं, या टोटल पीसेस ऑफ मैस जो मैसेज जो हैं, वो हम कहते हैं, अगर स्मॉल n है तो क्या हो जाएगा, m1, m2 अप टू सो ऑन mn। ठीक है, हर एक मैस को इस तरह लेबल कर देंगे और इनके जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस होंगे पाइवट पॉइंट से, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से, वो क्या होंगे, r1, r2 अप टू सो ऑन rn। ठीक है, तो ये जो है इनके डिस्टेंसेस हो गए, राइट। अब हमने इसका ये कैलकुलेशन करनी है, तो फर्स्ट मास के लिए हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, रोटेशनल मोशन का। ये वाला जो एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला है ना, ये अब हम फर्स्ट मास के ऊपर लगाते हैं। तो देखिए, टॉ वन इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा वन, यानी कि सारी क्वांटिटीज को वन वन कर दिया हमने। इसी तरह टू के लिए टू के साथ आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसी तरह जितनी भी बॉडीज हैं हम उनके टॉर्क्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और नोट कीजिए कि जब ये बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है, ये आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन बना नजर आ रहा है, ये बॉडी जब रोटेट करेगी, जाहिर है बॉडी का बॉडी के अंदर जितने भी मैसेज हैं उन सबका एंगुलर एक्सेलरेशन एक ही जैसा होगा ना। ठीक है, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन एक ही जैसा होगा। देखिए, जब पूरी बॉडी मूव कर रही है ना, ठीक है, तो उसके अंदर मौजूद हर पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, एक्चुअली उसके बराबर होगा। ठीक है, तो जो पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वही इनके सारे मैसेस का भी होगा। लिहाजा अल्फा वन अल्फा टू को आप एक जनरल सिंबल असाइन कर दें, अल्फा। ठीक है, तो हमने वही किया, अल्फा सबको असाइन कर दिया। अब टोटल टॉक्स क्या होंगे, टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस अप टू सो ऑन टॉ एन। ठीक है, उनके अंदर आप वैल्यूज लगाएं, अल्फा चूंकि सेम हो गए हैं, अल्फा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली सम आ गया है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, आई रन्स फ्रॉम 1 to n MIRI स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो दिस इज द टोटल टॉर्क ऑफ दिस रिजिड बॉडी। अब इसमें जो ये है, ये वाली क्वांटिटी है, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह हमने आई लिख दिया। ठीक है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी, और इसका एक्सप्रेशन ये है। तो इस तरह से जो है हम किसी भी रिजिड बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ। ये अभी तो हमने एक रैंडम सी शेप की रिजिड बॉडी ली थी ना, जब कोई फिक्स शेप आ जाए जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमने कैलकुलेट किए हुए हैं पहले से। ठीक है, ये ए फिगर में आपको नजर आ रहा है, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है। ठीक है, और इसका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन दिखाया गया है, ये जो आपको ए और ए प्राइम लाइन नजर आ रही है। ठीक है, इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो है 1/12 ml स्क्वायर। ठीक है, where L is the length of the rod.
इसी तरह आपके पास एक होप है या रिंग है, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नजर आ रहा है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है वो है mr²। फिर सी में आपको एक डिस्क या सिलेंडर नजर आ रहा है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है दैट इज हाफ mr²। अब लास्ट पे डी फिगर में स्फेयर है, इस स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो है 2/5 mr²। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी हुई हुई हैं, आपको सिर्फ रिजल्ट्स दिखाए गए हैं, आपने ये रिजल्ट्स याद करने हैं। इन चारों शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी तो जो जनरल एक्सप्रेशन है mr² वो तो आपको पता ही है ना। ये जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशंस की हुई हैं और फाइनल रिजल्ट्स आपको दिए हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेंगी। तो एक थिन रॉड हो गया, थिन रिंग और हुप हो गया, सॉलिड सिलेंडर या डिस्क हो गया और स्फेयर हो गया। इन चारों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपने याद करनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।